गुड मॉर्निंग। आज की इस यूपीएससी और यूपीपीसीएस की करंट अफेयर की क्लास में आज हम बात करेंगे डेली न्यूज़ पर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली हमारी जो डेली न्यूज़ है वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस सन 2013 में यूएन द्वारा भूटान देश की पहल पर मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में मानव मौलिक अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आजकल यूपीएससी में किसी भी दिवस के ऊपर थीम पूछ लेते हैं कि इस दिवस की थीम क्या है, इस दिवस की थीम क्या है। तो देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की 2021 की थीम क्या है। 2021 की इसकी थीम है हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, यानी कि सभी के लिए खुशी। चलिए बात कर लेते हैं अब हमारी आज की दूसरी न्यूज़ की तरफ। तो दूसरी न्यूज़ है विश्व गोरैया दिवस। विश्व गोरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे। ये जो हमारा पहली न्यूज़ है ये रिलेट करती है हमारी आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय से। और जो हमारी दूसरी जो न्यूज़ है विश्व गोरैया दिवस, ये हमारी रिलेट करती है ईवीएस के सेक्शन से, ठीक है, यानी कि पर्यावरण से। तो विश्व गोरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे, यह दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत नेचर फाउंडेशन और भारत और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन फ्रांस की पहल पर 2008 में की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य है कि दुनिया भर से गोरैयों के प्रति या स्पैरोज के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और उनकी घटती संख्या के प्रति उन पर ध्यान दिया जा सके। 2021 की वर्ल्ड स्पैरो डे की थीम है आई लव स्पैरो। आई लव स्पैरोज। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं। हमारी आज की तीसरी न्यूज़ है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन यानी कि ये जो तीसरी न्यूज़ निकल कर आ रही है ये हमारी इकोनॉमी के क्षेत्र से निकल कर आ रही है, अर्थशास्त्र के विषय से। सड़क परिवहन यानी कि हाल ही में केंद्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने घोषणा की है कि अब जीपीएस के आधार पर टोल टैक्स जमा किया जाएगा। क्या है ये जीपीएस की टोल प्रणाली? चलिए बात करते हैं। यानी कि अब जो लोकसभा के द्वारा यह सूचित किया गया है कि 1 साल के अंदर सारे टोल टैक्स हटा दिए जाएंगे, सारे टोल टैक्स बूथ हटा दिए जाएंगे और जो टोल टैक्स जमा होगा वो जीपीएस इमेजिंग के आधार पर आपका ऑनलाइन जमा किया जाया करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि सरकार ने एक सुविधा चलाई थी टोल टैक्स जमा करने के लिए जिसे कहा गया फास्टैग। इसमें क्या हुआ कि 100 में से 93% लोग, 100 में से 93% लोग तो फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बाकी के 7% व्यक्ति फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उसको नहीं अपना रहे थे और दुगना टोल टैक्स भर रहे थे, जिसके कारण समाज में एक असमानता सी फैली हुई थी, जिसको सरकार ने इस चीज को खत्म करते हुए अब जो टोल टैक्स जमा होगा वो जीपीएस के आधार पर किया जाएगा। फास्टैग है क्या? अगर क्वेश्चन बनता है आपसे कि फास्टैग क्या है, तो फास्टैग टोल बूथ पर कर जमा करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है। बस इतना आंसर काफी है। चलिए बात करते हैं अब हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज है सांगे ज्वालामुखी। इसको इरेज कर देते हैं।
अगली जो हमारी न्यूज है वो ज्योग्राफी के सेक्शन से है, वो है सांगे ज्वालामुखी। ज्योग्राफी के विषय से ये संबंधित है, सांगे ज्वालामुखी। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के इक्वाडोर में 11 मार्च 2021 को सांगे नामक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसके कारण 11 मार्च 2021 को विस्फोट हुआ, जिसके कारण 8500 मीटर ऊंचे राख के ढेर बन गए, जिसकी वजह से वहां की प्रकृति, पर्यावरण और जनधन को हानि हुई। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सांगे ज्वालामुखी की अवस्थिति क्या है, यानी कि ये है कहां पर। सांगे ज्वालामुखी साउथ अमेरिका के इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई 5230 मीटर है। 5230 मीटर है। ये जो ज्वालामुखी है यानी कि सांगे ज्वालामुखी एक प्रकार का स्ट्रैटोवोल्केनो है। स्ट्रैटोवोल्केनो किन्हें कहा जाता है? स्ट्रैटोवोल्केनो कहा जाता है उन ज्वालामुखियों को जिनके अंदर जब विस्फोट होता है तो एक परत लावे की, एक परत राख की, एक परत लावे की और एक परत राख की, एक के ऊपर एक लेयर्स बनती जाती हैं। तो जब विस्फोट के बाद जब ऐसी परतें बनती जाती हैं जिन ज्वालामुखियों में, उन ज्वालामुखियों को स्ट्रैटोवोल्केनो कहा जाता है। अगर सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटन की बात कही जाए तो वो कहां होता है? तो वो होता है रिंग ऑफ फायर में। रिंग ऑफ फायर। चलिए आप बताइए कि रिंग ऑफ फायर है कहां? चलिए मैं इसका जवाब दे देता हूं। रिंग ऑफ फायर सुमात्रा के इंडोनेशिया में प्रशांत महासागर के एक द्वीप पर स्थित है। द्वीप के चारों ओर स्थित है रिंग ऑफ फायर। यहां पर विश्व के 93% भूकंप और 70% ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। यानी कि कुल जितने भी भूकंप आते हैं तो 93% केवल रिंग ऑफ फायर में और 70% ज्वालामुखी विस्फोटन केवल रिंग ऑफ फायर में होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहां प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कार्य करता है। चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते किसे हैं। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कार्य करता है, इसीलिए यहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। चलिए हम बात कर रहे थे सांगे ज्वालामुखी की। तो सांगे ज्वालामुखी विश्व के सक्रियतम ज्वालामुखियों में से सबसे सक्रिय माना जाता है या टॉप 5 ज्वालामुखियों में आता है। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं हम अगली न्यूज की ओर जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो है अवैध प्रवेश। अवैध प्रवेश या बाढ़। अवैध प्रवेश या बाढ़ कहते किसे हैं? अवैध प्रवेश या बाढ़ यानी कि बिना किसी की अनुमति के उसके क्षेत्र में घुसना अवैध प्रवेश कहलाता है। अभी हाल ही में गृह मंत्रालय, कौन है मंत्री? जी अमित शाह। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को अवैध प्रवेश या बाढ़ के जांच के लिए निर्देश दिए हैं और यही निर्देश असम राइफल्स को भी दिए गए हैं। यानी कि किसी अन्य देश द्वारा भारत की सीमा में एंटर करना। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि आंकड़ों के अनुसार पता किया गया है कि भारत में दूसरे विदेशों से आए या अवैध प्रवासी लोग यानी कि रोहिंग्यों की संख्या 40,000 तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से एक आम नागरिक को भी परेशानी हो रही है। और जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं या ये कहें कि जो
ट्राइबल लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, उन्हें भी इस चीज़ का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। अब ये जो क्या कहते हैं अवैध प्रवेश होता है तो भारत के किन क्षेत्रों से होता है, या ये कहें कि भारत को टच करने वाले कौन कौन से देश हैं जहां से अवैध प्रवेश हो सकता है, या ये कहें कि वह कौन कौन से देश हैं जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं। चलिए बात कर लेते हैं। पहले आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत से कुल 4096 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है, यानी कि बांग्लादेश 4096 किलोमीटर भारत से टच होता है। दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरा आता है चाइना। चाइना की अगर भारत से बात की जाए, चाइना और भारत की जो सीमा रेखा है वो 3496 किलोमीटर की सीमा साझा करता है चाइना भारत के साथ। ये सब किलोमीटर में है, ध्यान रखना। चलिए अगली बात कर लेते हैं। चाइना के बाद आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो फिर आता है नेपाल। नेपाल भारत से 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद अगर बात करें तो आता है म्यांमार। म्यांमार भारत के साथ 1643 यानी कि 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आता है भूटान। भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और सबसे लास्ट में आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ कुल 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चलिए ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन से देश भारत की सीमा से लगे हुए हैं और कितनी किलोमीटर की सीमा एक दूसरे से साझा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत सरकार ने इसके लिए किस प्रकार की सिक्योरिटी या सुरक्षा का इंतजाम किया है, या ये कहें कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उस पर BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात रहती है। चलिए अगली बात करें चाइना। चाइना और भारत के बॉर्डर पर ITBP यानी कि इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस तैनात रहती है। उसके बाद अगर बात की जाए पाकिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात रहती है। उसके बाद आता है नेपाल। नेपाल और भारत के जो बॉर्डर है उस पर हमेशा SSB यानी कि सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल तैनात रहता है। उसके बाद आता है म्यांमार। म्यांमार और भारत का जो बॉर्डर है उस पर हमेशा असम राइफल्स का पहरा रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें भूटान, भूटान और भारत की उसके बॉर्डर पर SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल का पहरा रहता है। और सबसे लास्ट में आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और भारत के जो बॉर्डर है जहां सीमा साझा होती है वहां पर किसी भी प्रकार की कोई फोर्स या इंडियन फोर्स काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि भारत से अफगानिस्तान सीधे सीमा साझा नहीं करता। भारत से अफगानिस्तान सीधे सीमा साझा नहीं करता। अफगानिस्तान भारत का वो क्षेत्र को टच करता है या उस क्षेत्र को सीमा साझा करता है जहां इस समय POK क्षेत्र है। यानी कि ये कहें कि अफगानिस्तान भारत के POK क्षेत्र से लगा हुआ है, इसीलिए वहां पर कोई भी सीमा सुरक्षा बल कार्यरत नहीं है। चलिए ये तो थी आज की न्यूज़। आज के लिए धन्यवाद।